Namaskar, this is Shrikant from the Biology Shri. I'm working as a biology teacher in the CBSE school. Today I have brought a video for you which is related to the class 11th biology topics from the first unit, first chapter, that is living world. So in this video we will study about what is living, what is non-living thing. So चलते हैं स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि what is living and non-living thing. So students, firstly I tell you about what is biology, then we will go further with the next topic. So what is biology? Okay, so biology, it is a study of life forms. In a simple word we can say it is a study of life forms, but अगर हमें one or two lines में इसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इसके लिए it is the natural science that studies life and living organisms including their physical structures, chemical structures, molecular interactions, physiological डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन. सो हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में ये चीज़ें जाननी होती हैं बायोलॉजी के थ्रू. ओके, सो इट इज़ ए स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. अगर हम बात करें कि इसकी जो मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, वो 3 मेजर ब्रांचेस होती हैं: बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. सो 3 मेजर पार्ट्स इसके हैं. ओके, 3 मेजर ब्रांचेस. तो चलती हैं अपना 11th क्लास की फर्स्ट टॉपिक पर, first chapter, that is living being, that is the living world. Okay, so starting में देखो इसमें एक पैराग्राफ है, you can see over your book, that is कि यहाँ पर लिखा है कि how wonderful is the living world. so इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें जानने लायक कि क्या है कि आपने ये सब चीज़ें देखी हैं. द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, कि किस तरीके से जो एक सुंदर सरपट घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है, और अटैकिंग शार्क इवोक्स ओ, मतलब कि एक शार्क जो कि खौफनाक डर पैदा करती है. ये सारी चीज़ें. वैली ऑफ फ्लावर्स आपने देखी हैं. माइग्रेटिंग बर्ड्स इधर से उधर जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं. ओके, सो इस अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करें, सो यहाँ पर अगर हम यहाँ क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिस वन, that is this question has 2 implicit questions within it. The first, it is a technical one and seeks answer to what living is opposed to the non-living. कि पहला क्वेश्चन ये है कि पहला कि लिविंग किस तरीके से अपोजिट होती है नॉन लिविंग के, एंड सेकेंड इज फिलोसफिकल, जिसको हमें नहीं जानना है, जो कि बायोलॉजी के थ्रू हमें नहीं जानना होता है. Okay, we shall not attempt any answering that second question. So we will try to reflect on what is living. So हमें सिर्फ ये जानना है कि what is living. So start करते हैं what is living. देखो, जब भी आपसे कोई पूछे कि what is living, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती होंगी कि living तो वो होता है जो ग्रोथ करती है, रिप्रोडक्शन करता है, एबिलिटी होती है सेंस करने की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ये चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी. ओके, और इससे अलग कुछ और चीज़ें भी हम उसमें ऐड कर देती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, एबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेट करने की, या सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. सो ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. सो देखो, सबको पता है कि वी नो वेरी वेल कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे ग्रो कर सकते हैं. ओके, सो अगर हम बात करें ग्रोथ के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से ग्रोथ बढ़ती है प्लांट्स या एनिमल्स की, तो वो 2 तरीके से हम उसको देख सकते हैं प्लांट या एनिमल्स के अंदर. एक तो इंक्रीज इन मास, कि उसका जो मास है, बॉडी वेट एक तरीके से वो बढ़ रहा है, छोटा कम है और बाद में ज़्यादा हो जाता है. सो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है. और दूसरी की बात करें इंक्रीजिंग नंबर, देखो मास भी बढ़ सकता है, और हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म इस तरीके का हो कि उसकी नंबर ऑफ जो सेल होती हैं या इंडिविजुअल्स वो बढ़ते जा रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते जा रहे हो. सो उसको भी हम क्या कह सकते हैं कि उसमें अंदर ग्रोथ हो रही है. सो अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल डिवाइड करती है वहाँ पर, थ्रू सेल डिवीज़न. प्लांट्स की हम बात करें, वहाँ पर भी सेल डिवीज़न होता है. ओके, अगर हम एनिमल्स की बात करें, वहाँ पर भी सेल डिवीज़न होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर सेल डिवीज़न थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है. लाइफ स्पैन जो उसकी है उसके थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है. एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर ये सर्टेन एज तक जाकर ये रुक जाता है. ओके, सो कुछ ही एजेस के लिए होता है, सर्टेन एज के लिए. देन उसके बाद जो टिश्यूज़ होती हैं सेल से जो बनते हैं, तो उनके अंदर जो रिप्लेस का जो काम होता है, रिप्लेसिंग करना, कि डेड सेल्स को रिप्लेस करना, न्यू वन आ जाती हैं. सो सेल डिवीजन का हेल्प सिर्फ एनिमल्स में यही होता है. तो नई सेल आती रहती है, पुरानी गायब होती रहती है.
ओके। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो वहाँ कैसे होता है, ग्रोथ कैसे बढ़ती है? सो वहाँ पर भी कैसे है, सेल डिवीज़न होता है यूनिसेलुलर के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर एक टर्म आई है दैट इज़ ये है, वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो क्या होता है कि इन विट्रो कल्चर करें, इन विट्रो मीन्स एक टर्म है इन विट्रो, यानी कि जो कि ऐसी कोई भी कल्चर, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जो कि लैब में किया जाता है, जो कि लिविंग के अंदर ना करके हम इसको लैब में कर लेते हैं। जैसे आपने सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं उसको, जो कि टेस्ट ट्यूब में किया जाता है उसका वहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो जो कि बाहर किया जाता है यानी लैब में किया जाता है, ना कि ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उनको हम इन विट्रो कल्चर्स बोलते हैं। सो यहाँ पे इन विट्रो कल्चर में क्या होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक है, यूनि मतलब सिंगल सेल है, सिंगल सेल से 2 सेल बनती हैं, 2, 4 ऐसे करके 8 बनती चली जाती हैं। सो वहाँ पर क्या हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। सो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ होती जा रही है वहाँ पर। तो हम इसको ईजिली माइक्रोस्कोप से काउंट कर लेते हैं इन विट्रो कल्चर में। तो इसका मतलब वहाँ पे ग्रोथ हो रही है यूनिसेलुलर में। एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करें, मेजॉरिटी में जो होता है वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। प्लांट्स की बात करें हायर या एनिमल्स की बात करें हायर, तो वहाँ पर जो ग्रोथ होती है एंड रिप्रोडक्शन आपने सुना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअली काम करती हैं एंड एक्सक्लूसिवली इवेंट्स होते हैं, एक स्पेशल टाइप के इवेंट्स होते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। ये भी याद रखना चाहिए कि जो बॉडी मास जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए ग्रोथ। ओके, सबको पता चल रहा है कि मास इंक्रीज़ हो रहा है या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स कि ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब वो लिविंग है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो क्या वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती? अगर वहाँ पे भी देखें तो ग्रोथ होती है। किस तरीके से? इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, अगर हम सिर्फ इस तरीके से देखें कि बॉडी का मास जो है वो वेट बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर भी हो रहा होगा। कैसे? जैसे माउंटेन्स होते हैं, बोल्डर्स यानी पत्थर होते हैं, सैंड यानी माउंट्स होते हैं जो कि रेत के टीले होते हैं, तो वहाँ पर रेत के टीले क्या छोटे हैं, धीरे धीरे वो बड़े होते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो बॉडी मास है वो तो वहाँ पर भी इंक्रीज़ हो गया है, पहले कम था फिर ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब वो भी क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो हम उसको भी बोल सकते हैं। तो क्या है कि नॉन लिविंग में भी हमने देख लिया कि वहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज इन बॉडी मास। सो यहाँ पर एक मिसलीडिंग हो गई है हमारे लिए, क्या कि नॉन लिविंग में भी हुआ और लिविंग में भी इंक्रीज मास हुआ। तो अब इसको किस तरीके से अलग करें? हालांकि देखो नॉर्मली तो दोनों में हो रहा है, सो हम क्या करेंगे कि अगर इसको डीपली देखा जाए तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो ये वेट इंक्रीज़ हुआ, मास इंक्रीज़ हुआ, वो आउटर फैक्टर्स थे, एक्सटीरियर फैक्टर से हुआ है, ना कि कोई बॉडी की इंटीरियर फैक्टर से। यानी अंदर से अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम लिविंग के लिए बोलेंगे कि इट इज़ अ लिविंग बीइंग, क्योंकि इनसाइड अंदर की तरफ से कोई चीज़ अगर एक्यूमुलेट होकर बड़ा कर रही है साइज को, तो वो होता है लिविंग। तो यहाँ पर लिखा भी है, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल बाहर से इकट्ठा हुआ और बड़ा हो गया नॉन लिविंग में, तो यहाँ पर ऐसा हुआ है। बट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज़ फ्रॉम इनसाइड, वहाँ अंदर से होता है। सो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे पता चल गया, जो कि हम लास्ट में एक कॉलम बना दूंगा कि यहाँ पे हमने ग्रोथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डेफिनेट ग्रोथ और इनडेफिनेट ग्रोथ। सो हमें ये जानना है कि डेफिनेट ग्रोथ का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करे कि हाँ ये तो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है, नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता। एक तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो उनको हम बोलेंगे डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक होती है इनडेफिनेट, मीन्स जैसे कि हमारी ग्रोथ है, तो ग्रोथ इनडेफिनेट क्यों है? क्योंकि ये मिसलीडिंग कर रही है हमारे सामने कि नॉन लिविंग में भी हुआ, भले ही वो एक्सीडेंट तरीके से हुआ, ठीक है। सो इसका मतलब ये इनडेफिनेट में, हालांकि लिविंग की तो प्रॉपर्टी है, उसमें कोई शक नहीं है, गलत नहीं है, लिविंग की है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन कर रही है कि क्लियरली कर नहीं पा रही है, इसलिए हमने इसको डेफिनेट की जगह इनडेफिनेट में रखेंगे। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ के तरीके से हम लिविंग को देख सकते हैं। सो कंडीशंस यहाँ पर मिल गई हैं कि इट इज़ नॉट ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ नहीं है। ओके, कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन। तो अभी हमें ऐसी कंडीशंस जाननी है जो सिर्फ ये कहे कि ये लिविंग के अंदर ही होती हैं, तो वो कंडीशंस हमें आगे जाननी है, दैट मीन्स कि डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। तो चलो सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी रिप्रोडक्शन।
विच इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें देख लेते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है टू दी प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स की रिप्रोडक्शन होता है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल उनके जैसा ही होगा, पेरेंट्स के जैसा सिमिलर हो सकता है, कुछ कुछ या चेंजेस आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफ़र टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यानी अगर हम ये मतलब कि ये प्रोसेस जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स्ड है और ये मतलब कंप्लीट होने वाली एक चीज़ है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज़ें होनी ही हैं, जब करेंगे मल्टी सेलुलर में तो उनके अंदर ये चेंजेस आएंगे ही। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस ऑल्सो, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो वहाँ पर भी प्रोजेनी तो आनी ही है, वो बात है कि क्लोन कॉपियाँ हैं बट आएंगी तो वहाँ पर भी। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दिस प्रोड्यूस। फंजाई के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, नए फंजाई बनते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, स्प्रेड होते हैं। और उनके अंदर क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, कोनिडिया बनती हैं और उनसे नए फंजाई बन जाते हैं। अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि ईस्ट, हाइड्रा, तो वहाँ पर बडिंग होती है। अगर हम बात करें प्लानेरिया की तो वहाँ पर क्या होता है? रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का मतलब कि कुछ फ्रैगमेंट बॉडी के टूट जाते हैं, फ्रैगमेंट बन जाते हैं, लोस्ट पार्ट जिनको हम बोलते हैं कि खो गई हैं, लोस्ट पार्ट हैं, बेकार है, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद वो दोबारा से न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। सो फंजाई के अंदर फंजाई फिलामेंटस एल्गा का मतलब जैसे कि हमारा होता है स्पाइरोगायरा, फिलामेंट होता है इसमें। सो प्रोटीनिमा और मास के अंदर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं वो। तो ये सब के सब किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं? फ्रैगमेंटेशन की, एक बॉडी का पार्ट है उसका 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाना 4 में, तो नया एक प्लांट या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो ये रिप्रोडक्शन आपको ईजिली पता है कि किस तरीके से चलता है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल। सो अगर हम बात करें अमीबा के अंदर तो वहाँ अमीबा विच इज़ ए यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सो वहाँ कैसे होता है? तो सेल डिवीज़न होता है, एक सेल होती है, 2 सेल बन जाती हैं, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनती चल जाती हैं। सो वहाँ पर इस तरीके से होता है। तो अगर हम बात करें इसको हम क्या कह सकते हैं अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन को, कि इंक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ सेल, हो रहा है ना, एक सेल से 2 बनी थी, 2 से 4 बनी थी, 4 से 8 बनी, सो ऑन। सो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ये कह सकते हैं हम। सेम ऐसे ग्रोथ में भी हमने देखा था, ग्रोथ 2 तरीके से होती है, एक तो मास बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, या दूसरा नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ सेल। तो रिप्रोडक्शन में भी ये चीज़ आ गई है और आपने ग्रोथ में भी ये चीज़ देखी थी। ग्रोथ को हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल से, जैसे अमीबा के अंदर देखो आप 2 तरीके से इसको ग्रोथ भी कह सकते हैं और इसको रिप्रोडक्शन भी। अगर ग्रोथ कैसे कि 1 से 2 सेल बनी तो ग्रोथ हो गई, या 1 से 2 बनी तो रिप्रोडक्शन हो गया, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो यहाँ पर हो गया ना कन्फ्यूजन। सो रिप्रोडक्शन को अभी हम जानेंगे कि ये डेफिनेट प्रॉपर्टी है या इनडेफिनेट, वो कैसे पता चलेगा, आगे चलते हैं। वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज 2 टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो सिंगल सेलुलर में कन्फ्यूजन हो जाती है हमें कि ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन। हमने ये ग्रोथ में भी पढ़ा और हमने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा, इसका मतलब कन्फ्यूजन है यहाँ पर। सो क्लियरली यहाँ पर सिंगल सेल्स की वजह से यहाँ कन्फ्यूजन हो गई। अब आगे चलते हैं तो क्या होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, जैसे म्यूल्स, जो कि खच्चर बोलते हैं जिसको हम, म्यूल्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, यानी नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे। स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं जो कि क्वीन बीज होती हैं, हनी बी, ये वाली बीज आपने देखी है, तो उनके अंदर क्वीन होती है, लेकिन उनसे अलग जो बाकी काम करने वाली बीज होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करती, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं स्टेराइल। ओके, सो वो बीज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं, अब वो वुमेन, फीमेल या मेल कोई सा भी हो सकता है, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसकी वजह से प्रोजेनी नहीं बनती। तो इनके अंदर भी प्रोजेनी नहीं हो रही है, यानी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो ये तो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई। जब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो लिविंग, लेकिन अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो लिविंग नहीं है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी और आएंगी उसकी वजह से वो लिविंग हो जाएगा, बट ये नहीं है कि वो क्लियरली एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शो करे। सो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन पैदा कर दी। इसका मतलब अगर रिप्रोडक्शन, देखो मैं आपसे बोलूँ कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉन लिविंग, तो कन्फ्यूजन हुई ना। सो इसका मतलब यहाँ पर ये डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये कैसी है, इनडेफिनेट प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों कैसी प्रॉपर्टी हुई, इनडेफिनेट प्रॉपर्टीज।
अगर यहाँ पे एक टर्म आई है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्टेराइल वर्कर्स बीज, इसको आप लिख सकते हैं कि ऑल फीमेल बट दे डू नॉट एक्ट एज अ क्वीन which don't have abilities like queen, they are born sterile। वो जो born होते हैं वो sterile ही होते हैं, ओके, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो तीसरी के पास चलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक से थर्ड कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, देखो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं, रात में सोते हुए भी, दिन में भी, हर टाइम चलती रहती हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही हैं उनका अगर हम सम कर लें सभी का तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ओके। सो यहाँ पर आगे लिखा भी है कि व्हाट इज़, ये लिखा देखो सेकंड लाइन में, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं सबका सम कर लें तो वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब शॉर्ट तरीके से याद कर लीजिए आप, एना मीन्स आना, यानी जहाँ पर छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। छोटे छोटे मिलेंगे बड़ा बना देंगे, एनाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिज्म, जहाँ पर कैटा मतलब काटना, जहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कट के ब्रेक डाउन होके छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो इन दोनों हम ये भी ले सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ठीक है। सो होता क्या है ये तो आपको पता चलेगा, केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं पूरी बॉडी के अंदर, काफ़ी सारी आप जानते हैं, एटीपीज बनते हैं, रेस्पिरेशन होता रहता है, रेस्पिरेशन क्रेब साइकिल होती है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये सारी साइकिल्स हमारी बॉडी में चलती रहती है, ओके। डाइजेशन चलता रहता है हमारी बॉडी में। तो ये चीज़ें आप पढ़ी हैं आपने। तो आगे चलते हैं हम कि यहाँ पे लिखा है दे आर द 1000 ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली। हाँ, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि 1000 रिएक्शंस आपकी बॉडी में चलती रहती हैं। कभी मतलब पूरी बॉडी में यही चलता रहता है कि बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ना और छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों का बनना, तो ये चीज़ चलती रहती है। सो अब इसमें हमें ये जानना है कि यहाँ पर थर्ड लाइन में आइए कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, नॉन लिविंग के अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं चलती हैं। एक अगर हम यहाँ पर आइसोलेशन करें कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, कि जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है केमिकल रिएक्शंस, वो रिएक्शंस को हम आउटसाइड भी करके देख सकते हैं। अगर हम बॉडी से बाहर करना चाहें, लैब में करना चाहें, आइसोलेट लैब में करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं हम उन रिएक्शंस को, ठीक है। सो जो बिल्कुल बॉडी के अंदर हो रही हैं वही हम लैब में भी कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग, ठीक है। जो हम आइसोलेट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं रिएक्शन, वो ना तो लिविंग की है ना वो नॉन लिविंग की है। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organism without exception, but ये तो हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग में तो होती ही नहीं। मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर हो रहा है, लिविंग के अंदर हो रहा है, इसका मतलब विदाउट एक्सेप्शन ये एक लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है। सॉरी। सो आगे चलते हैं। तो हमने जो बाहर रिएक्शन करके देखी मेटाबॉलिज्म वाली, इन विट्रो करके जो देखी, सो उसको हम ये तो कह सकते हैं कि नॉट लिविंग थिंग्स, कि जो बाहर करके देखा वो लिविंग थिंग्स तो नहीं थी। जहाँ पर भी लैब में आपने करके देखा है वो लिविंग तो नहीं थे, लेकिन रिएक्शन वही थी जो लिविंग थिंग्स के अंदर हो रही थी बॉडी के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग्स बट इट इज़ अ रिएक्शन, लिविंग रिएक्शन, यानी लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मान लो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन होता है फूड का, सो हम उस ब्रेकडाउन को अगर हम लैब में करें तो ब्रेकडाउन तो वहाँ पर भी हुआ और लिविंग भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग रिएक्शन बोलेंगे इसको हम, बाहर जो करा के देखें, बट नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि वो नॉन लिविंग के अंदर होती ही नहीं। सो फर्स्ट हमें प्रॉपर्टी मिल चुकी है, डेफिनेट प्रॉपर्टी विच इज़ मेटाबॉलिज्म। अगर हम बात करें, नीचे एक लाइन है डार्क जो लिखी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो देखो मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल से पूरी एक ऑर्गेनिज्म का बन जाना। एक छोटी सेल है, बिलियन सेल बनती है, उससे टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन एक ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ ए ऑल्सो डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स।
अब नेक्स्ट आती है आपकी जो नेक्स्ट है लास्ट कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है आपकी कॉन्शियसनेस विच इज़ ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। थर्ड नंबर की हमें डेफिनेट प्रॉपर्टी मिल गई। क्या कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लाइक सेंस अवेयरनेस, किसी चीज़ के बारे में जानना, एकदम उसको पहचान लेना, जैसे हम कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स है। लाइट है तो उसको हम पहचान लेते हैं, साउंड तेज़ी से है तो हम उसको एकदम से हम रिएक्ट करते हैं। अगर हमें कोई चोट लग जाए हम रिएक्ट करते हैं, सुई भी अगर हमें कोई चुभा रहा है हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, हमारा ब्रेन रिएक्ट करवाता है। सो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। किसी चीज़ को देखकर हमारे कितना हम रिएक्ट करते हैं। सो प्लांट भी ऐसे करते हैं। आपने प्लांट्स को भी देखा है कि जिस प्लांट को लाइट ज़्यादा चाहिए वो लाइट की तरफ घूमता रहता है, जैसे सनफ्लावर है घूमता रहता है। तो उसके अंदर भी क्या है, ये एक पावर होती है, एक स्टिमुलाई को देखकर, एक स्टिमुलस को देखकर बाहर से उसके खिलाफ एक रिएक्ट करना। तो ये पावर होती है। अगर ये चीज़ है दैट मीन्स कि वो लिविंग है, क्योंकि नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकती। अगर पत्थर बाहर पड़ा है, धूप आ रही है, तो ऐसा तो नहीं कि वो पत्थर भाग जाएगा वहाँ से या कुछ रिएक्ट करेगा कि मुझे धूप ना लगे ताकि। लेकिन लिविंग कर सकते हैं। हम हैं, अगर गर्मी ज़्यादा है, धूप लग रही है तो हम छाया में जाकर बैठ जाएंगे। सो दैट मीन्स कि हमारा जो ब्रेन पावर है, कॉन्शियसनेस है, हमारी जो मेमोरी है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने देखी हैं। वाटर को देखकर, लाइट को देखकर, टेम्परेचर को देखकर प्लांट्स भी ये काम करते हैं। ओके, अपने अंदर एक रिस्पॉन्ड बना लेते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट। सो अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक एक्सेप्शनल केस ह्यूमन बींग है। कैसे है कि आपने कोमा में देखा है पेशेंट, वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन द कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स, कि मशीन से जुड़ा हुआ है, हार्ट लगा रखा है, एक वर्चुअल हार्ट है, एक लंग है, उसके जोड़ रखे हैं, लेकिन कोमा में है, वो बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता, सेंस नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्वेश्चन भी है कि द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड। सीधा हम बोलेंगे कि वो ब्रेन डेड है, कुछ सोचने समझने की शक्ति उसकी पावर नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये तो कहेंगे कि जब वो सेंस नहीं लगा सकता है तो इसका मतलब उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन आता है कि आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। ज़िंदगी भर ऐसे ही वो पड़े हैं बिस्तर पर और कभी भी वापस दोबारा से नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको लिविंग बोलने वाले हैं या नॉन लिविंग? आंसर दीजिए। ऑब्वियसली लिविंग ही है। क्यों? क्योंकि बाकी रिएक्शंस उसकी बॉडी में चल रही हैं, रेस्पिरेशन चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लिविंग बींग्स तो हैं। हाँ, इसको ये बोल सकते हैं कि दे आर लिविंग एज दे आर नॉट डेड, बिकॉज दे पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब वो ये भी नहीं है कि वो डेड है। तो इसका मतलब क्या है? वो लिविंग है। तो ये क्वेश्चन भी हमें मिल गया है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई और हमें प्रॉपर्टीज़ मिल चुकी हैं। डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। और इनडेफिनेट प्रॉपर्टी क्या क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है टॉपिक कि क्या है, हमें इसमें कुछ एक बता देता हूँ फिर भी मैं आपको कि इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरेक्शंस चलती रहती हैं। टिश्यू, देखो दो प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ मैं आपको, एक टिश्यू से रिलेटेड है और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है। टिश्यू से रिलेटेड क्या है कि हमारी जो सेल्स होती हैं, एक सेल एक काम करती है, दूसरी सेल भी काम करती है, ऐसी काफ़ी सारी सेल एक सारा काम करती रहती हैं। देन फाइनली हम क्या बोलेंगे कि वो टिश्यू काम कर रहा है। टिश्यू किससे बना था? सेल से बना था। जब सेल ने फंक्शन किया, सभी ने सेम फंक्शन किया, उस टिश्यू को हम सीधा बोल देते हैं कि देखो किडनी है, किडनी किससे बनी है? सेल से बनी है, नेफ्रॉन से बनी है। अब ये तो है नहीं है कि हर एक नेफ्रॉन का काम अलग अलग है, सभी नेफ्रॉन्स का काम, सभी नेफ्रॉन सेल का काम एक सही है, फिल्ट्रेशन करना है ब्लड का। जब ये काम चलता रहेगा तो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यही तो बोलते हैं। सो फिर टिश्यू से ऑर्गन बना ना हमारा, तो टिश्यू का काम क्या था? फिल्ट्रेशन। लेकिन टिश्यू का काम किससे हुआ? सेल से। तो यहाँ पे क्या है? इंटरेक्शंस हैं, सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, फाइनली वो काम फंक्शन जो डिसाइड हो जाता है हम बोल देते हैं कि टिश्यू का था प्रॉपर्टी वो। सेम ऐसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूलर है कि एक प्रॉपर्टी है, सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल, बट अराइज से कि जो फंक्शन, जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनल का जो फंक्शन निकल के आता है वो किस तरीके से निकल के आया, तो वो
कहाँ से निकल कर आता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं उनकी वजह से वो ऑर्गेनल बनता है। ठीक है, कि अगर डीएनए है तो डीएनए फाइनली क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर मॉलिक्यूल्स किसके हैं? डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। डीएनए कहाँ से बना? जो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस है, एजीसीटी, ये सारी चीज़ें थी, उनसे ही मिलकर वो बना था। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए, देन डीएनए बनाया, देन क्रोमोसोम बना। सो क्या है? ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस थी, तब जाके एक ऑर्गेनल, एक क्रोमोसोम कहाँ है? एक न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस बना, तो ऑर्गेनल बना। तो ये चीज़ें, हालांकि न्यूक्लियस विच इज़ नॉट ए ऑर्गेनल, बट मैं आपको एक एग्जांपल के दौर बता रहा हूँ किस तरीके से इंटरेक्शंस चलती रहती हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं। बाकी आपको पता ही है कि बायोलॉजी लास्ट में लिखा है इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, की अर्थ की एक स्टोरी है लाइफ की अर्थ के ऊपर, एक इवोल्यूशन को बताती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट का बताती है, पास्ट का भी बताती है, फ्यूचर का भी बताती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से जेनेटिक मटेरियल को हम जानने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे इवोल्यूशन, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए। वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है। सो फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करना है, एंड नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशंस, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सो आई होप समझ में आ गया है। अगर आपको जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है, समथिंग यू हैव गॉट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ जो कि लॉकडाउन जब खुल जाएगा, सो मैं आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एनिमेशंस, बोर्ड, इन चीज़ों की सहायता से पढ़ाने वाला हूँ। सो अभी तो क्योंकि आई एम नॉट हैविंग सफिशेंट एसेसरीज़ टू टीच यू, तो इसलिए मैंने PDF फाइल के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। सो आई होप कि समझ में आ रहा होगा और आगे भी आएगा। सो प्लीज़ subscribe to my channel, The Biologist 3. Thank you so much for watching my video. Stay home, stay safe. Thank you.